नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा के आज के स्पेशल एडिशन में हम ऐसी खास रिपोर्ट लेकर आए हैं जो आपको चौंका देगी। पुतिन ने अगस्त में युद्ध का एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जो जेलेंस्की ने रूस को 50,000 मौत वाला झटका देने वाला खूनी प्लान तैयार किया है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब ऐसे शोले भड़काने की तैयारी में है जो तीसरे विश्व युद्ध को दावत देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर पाकिस्तान के पंजाब में आधी रात को ऐसा क्या हुआ जो सत्ता से बेदखल होने के बाद भी इमरान खान ठहाके लगाने लगे? क्या नियाजी की बेगम बुशरा बीबी का जादू चल गया, या फिर इमरान और बाजवा ने गुपचुप तरीके से पंजाब पॉलिटिकल लीग का मिडनाइट मैच फिक्स कर लिया? ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको इमरान खान की खुशी का असली मतलब पता चल जाएगा। आधी रात को पाकिस्तान में बहुत बड़ा खेला हो गया। पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली सूबे पंजाब में सियासी भूचाल आ गया। सीएम की कुर्सी तो पुरानी ही रही, लेकिन उस पर बैठने वाला मुख्यमंत्री बदल गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज शरीफ को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कोर्ट के आदेश पर रातों रात इमरान खान की पार्टी पीटीआई की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई। पाकिस्तान के आइन को, मैं पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही को ऐवान सदर में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से हलफ लिया। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही से हलफ लेने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद परवेज इलाही लाहौर से खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे। रात के अंधेरे में इस्लामाबाद में जो हुआ उसका आफ्टर इफेक्ट पूरे पाकिस्तान में नजर आया। लाहौर, इस्लामाबाद, मुबारक हो, कराची, दिन आने वाले हैं और सुना है खान भी आने वाला है। इंसाफ की जीत, गुलामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब गुलामी, अब गुलामी, अब गुलामी, अब गुलामी। फैसलाबाद,
पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर निकल आए, पटाखे फोड़े गए, जमकर आतिशबाजी। जश्न का जो सिलसिला मंगलवार रात से शुरू हुआ वो बुधवार की रात तक जारी रहा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान को नई सियासी ताकत दी तो शाहबाज खेमे को जबरदस्त झटका। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सियासी उठापटक के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का हाथ है, जो पाकिस्तान के सियासी सूरमाओं को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं। सेंटर में इमरान खान के खिलाफ प्लान तैयार करके उनको सत्ता से बेदखल कर देते हैं। शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मौन सहमति देकर सत्ता तक पहुंचाते हैं। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को धोखा देकर इमरान समर्थित उम्मीदवार को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सच अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन मीडिया अभी से सवाल करने लगा है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर नियाजी राज की तरफ बढ़ चला है? जब इमरान खान को निकाला गया था तो पूरा पाकिस्तान 50 शहर पूरे के पूरे बाहर आ गए थे। अवाम का जम्मे गफीर था, बगैर बुलाए पूरा मुल्क निकल आया था और सरापा एहतजाज था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमजा शहबाज के लिए कोई तो निकलेगा। इतना पैसा खर्च किया, इतना जोर लगाया, इतनी कोशिश की लोग, लेकिन बंदे कहाँ निकले? कहीं भी नहीं। पूरे पाकिस्तान में हमें कहीं बंदे नजर नहीं आए कि हमजा शहबाज के लिए कोई 4 बंदे एहतजाज के लिए किसी जगह पे निकले हो। उल्टा हुआ ये कि पूरे पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया। रात के अंधेरे में पंजाब का पॉलिटिकल ड्रामा अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। सियासी स्क्रिप्ट के सारे किरदार एक एक कर सामने आ गए। किरदार नंबर 1, चौधरी परवेज इलाही, जो अभी पाकिस्तान वाले पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। किरदार नंबर 2, हमजा शहबाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं और पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं। किरदार नंबर 3, दोस्त मोहम्मद मजारी, पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, जिनके फैसले के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया। किरदार नंबर 4, पंजाब का सुप्रीम कोर्ट, जिसके फैसले से पंजाब का मुख्यमंत्री बदल गया। किरदार नंबर 5, इमरान खान, जो पाकिस्तान के सियासी फलक पर एक बार फिर विजेता बनकर उभरे। किरदार नंबर 6, शाहबाज शरीफ, जिन्हें कोर्ट के फैसले के बाद जोर का झटका लगा है। किरदार नंबर 7, पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, जो पर्दे के पीछे से पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को पाकिस्तान का नया सीएम बनाने का आदेश दिया। अदालत ने पंजाब के राज्यपाल बाली और रहमान को पाकिस्तान के समय के मुताबिक मंगलवार रात 11:30 बजे इलाही को शपथ दिलाने का आदेश दिया। इस हिदायत के साथ कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रपति आरिफ अलवी शपथ दिलाएंगे। वही हो जिसकी सुप्रीम कोर्ट को भी आशंका थी। पंजाब के राज्यपाल बाली और रहमान ने शपथ दिलाने से मना कर दिया। आखिरकार राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शपथ दिलाई। हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। आलम ये रहा कि चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद लाने के लिए एक विशेष विमान को भेजा गया, जिसमें बैठकर वो बिना देर किए इस्लामाबाद पहुंचे। ये उसी विमान के अंदर की तस्वीर है। इसी विमान के जरिए चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद आए और फिर रात में ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ। गौर करने वाली बात ये रही कि शपथ ग्रहण का प्रसारण पाकिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल PTV पर नहीं हुआ, जिसे लेकर इमरान खान की पार्टी बहुत ही खफा है। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही से ओहदे का हलफ ले रहे हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है ऐवान सदर में, लेकिन जो सरकारी टीवी है वो इस तकरीब को कवर नहीं कर रहा। बदमाशी की है, मैं ये समझता हूँ PTV के लोगों ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की कुछ ये जो मरियम औरंगजेब की जो इन लोगों ने कहने के ऊपर, मैं समझता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। प्रेसिडेंट हाउस में ऑफिशियल फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और उसके बाद आपने जो हरकत की है इसको आसानी से नहीं लिया जाएगा।
दरअसल इलाही को पंजाब प्रांत की विधानसभा में 186 वोट मिले थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के प्रत्याशी हमजा शाहबाज को 179 वोट। लेकिन असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने इलाही की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम PMLQ के 10 विधायकों के वोट खारिज कर दिए। मजारी ने PMLQ के मतों की गिनती कराने से इनकार कर दिया। राजनीतिक उथल-पुथल में शुक्रवार को तब नया मोड़ ले लिया जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलाही को अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपना फैसला सुनाया और आखिरकार इमरान खान के प्रत्याशी की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया। हमजा शहबाज का हलफ गैर कानूनी करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। काबीना भी कलअदम करार। 3 रुकनी बेंच का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर PMLN उपाध्यक्ष मरियम नवाज सहित पाकिस्तान की गठबंधन सरकार ने नई जंग छेड़ दी। मरियम ने अपने एक ट्वीट में इसे न्यायिक तख्तापलट करार दिया है। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग तक के आरोप मढ़ती है। साफ है उनका सीधा निशाना बिना नाम लिए इमरान खान पर था। अदालती फैसले आप देख लें तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं। देखिए तराजू तो ठीक कर लें। 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। मरियम के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अगर आपने अदालत के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगाए और कहा कि मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग दोनों एक ही चीज है, तो आप कंटेम्प्ट के जिम्मे में आते हैं। मरियम नवाज को बहुत देर तक अदालत से रियायत मिली है। पाकिस्तान में जो सियासी तमाशा चल रहा है उसके सबसे बड़े किरदार सेना प्रमुख बाजवा माने जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में माना जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में सेना के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही वजह है कि नवाज और जरदारी की जोड़ी ने बाजवा पर ना चाहते हुए भी भरोसा किया। जनरल बाजवा के आश्वासन पर भरोसा करके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि पंजाब के पॉलिटिकल ड्रामा में बाजवा इमरान खान के साथ हो गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पंजाब में CM का बदलना नामुमकिन था। शहबाज शरीफ को उम्मीद थी कि उनका बेटा सेना की मदद से पंजाब का CM बना रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हमजा को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इमरान खान की नजर शहबाज शरीफ पर है और आने वाले समय में वो इस्लामाबाद की सत्ता को गिराने में पूरी ताकत लगा देंगे। और अगर बाजवा ने हरी झंडी दिखा दी तो पाकिस्तान में एक बार फिर नियाजी राज का आगाज हो सकता है, जिसका पहला पायदान पंजाब बना है। पाकिस्तान तो बहुत छोटी बिसात है, असली गेम तो पुतिन पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। पुतिन के अंगारों में 5 महीने बाद भी इतनी आग बाकी है कि वो यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया को जला सकती है। अगस्त में पुतिन फिर से एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन के साथ कौन कौन है ये बात उन्होंने अभी तक तो छुपाई हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट में उनके सीक्रेट इरादों के बारे में बहुत सी बातें आपको पता चलेगी। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखेगा, क्योंकि पुतिन के अंगारे दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच पुतिन 4 मोर्चों पर बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार है। पुतिन इतने बड़े युद्ध की बुनियाद तय कर रहे हैं जो दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर जैसा एहसास दिला रहा है। दुनिया में अगले 1 महीने के अंदर क्या होने जा रहा है, इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है। 4 ऐसे फ्रंट हैं जहां युद्ध का मतलब है दुनिया की पूरी तरह बर्बादी। नंबर 1, यूक्रेन में जंगी तूफान। पहला है यूक्रेन का मोर्चा
जहां 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन के युद्ध की तस्वीरें आप रोज अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक युद्ध की जमीन दक्षिण की तरफ तैयार हो रही है। नंबर 2, सीरिया में फिर युद्ध, क्योंकि दूसरा मोर्चा है सीरिया का। एक बार फिर रूस और सीरिया की फौज ने युद्धाभ्यास का दौर शुरू कर दिया है। 2 महीने के अंदर 3 बड़ी एक्सरसाइज हो चुकी हैं और आगे भी ऐसे ड्रिल किए जाने की प्लानिंग हो रही है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बारूद के बहुत बड़े ढेर पर बैठा हुआ है और आसमान में ऐसा बवंडर मचा हुआ है जिसकी चपेट में रूस, सीरिया और ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका समेत तमाम अरब मुल्क आ सकते हैं। नंबर 3, पुतिन का पूर्वी फ्रंट। तीसरा है यूक्रेन से 180 डिग्री दूर दुनिया के पूर्वी छोर का मोर्चा, जहां पुतिन की फौज ने अगले महीने एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर दी है। हजारों सैनिक इस युद्धाभ्यास में पुतिन के ऑर्डर पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे। इसमें सिर्फ रूस नहीं बल्कि कई ऐसे देशों की सेनाएं होंगी जिन्हें पुतिन अपना दोस्त मानते हैं। नंबर 4, स्पेस वॉर की तैयारी। लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा चैलेंज वाला है चौथा मोर्चा, यानी अंतरिक्ष, जहां पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS से 2024 में पूरी तरह हट जाएंगे। ये दुनिया को डराने वाली खबर है, क्योंकि अब तक अंतरिक्ष वो जगह थी जहां रूस अपने कट्टर दुश्मन के साथ मिलकर काम करता आया है। यहां का मोर्चा खोलने का मतलब है कि दुनिया में युद्ध लड़ने के लिए जमीन कम पड़ने वाली है। तो अब 4 तस्वीरों में देखिए पुतिन के 4 ऐसे मोर्चे जहां कुछ जगहों पर युद्ध जारी है, कुछ जगहों पर युद्ध भड़काया जा रहा है, कुछ जगहों पर युद्ध की तैयारी चल रही है और अंतरिक्ष वो फ्रंट है जहां पुतिन अब अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है, या फिर वो अमेरिका के खिलाफ अपने बहुत ही खतरनाक स्पेस मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं। ये चारों तस्वीरें दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध की वार्निंग दे रही हैं, जिसका पैमाना और दायरा कोई और नहीं बल्कि खुद पुतिन तय करने जा रहे हैं। लेकिन फौरी खतरा क्या है? क्योंकि पुतिन की एक और वॉर एक्सरसाइज पर पूरी दुनिया में हाय तौबा मची हुई है। पूरी दुनिया में पुतिन के बहुत ही खतरनाक युद्धाभ्यास का जिक्र चल रहा है। अमेरिकी मीडिया रूस के इस युद्धाभ्यास की खबर छाप रहा है। जापान में रूस के इस युद्धाभ्यास की बात हो रही है। अरब देशों की मीडिया में रूस की वॉर एक्सरसाइज चर्चा में है और यूरोप से लेकर चीन तक पुतिन की इसी युद्ध वाली तैयारी पर खबरें छप रही हैं। वैसे खबर यह है कि पुतिन की फौज 29 अगस्त से 5 सितंबर तक पूर्वी रूस में एक युद्धाभ्यास करने जा रही है। वास्तोक 2022 नाम की ये वॉर एक्सरसाइज साइबेरिया में ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में होगी। ये इलाका चीन के बॉर्डर के बहुत करीब है। इस बार युद्धाभ्यास में रूस के अलावा कई और देश भी शामिल होंगे, लेकिन वो कौन है इसका जिक्र अभी नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को समझने के लिए अब आपको ले चलते हैं साइबेरिया के उस मैदान में जहां ये वॉर एक्सरसाइज होने वाली है। लेकिन उससे पहले इस युद्धाभ्यास को लेकर दुनिया खतरा क्यों महसूस कर रही है, उसकी एक बहुत मोटी वजह समझ लीजिए, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो आपको रूस के दुश्मनों में पुतिन के खौफ का मतलब भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। साइबेरिया या कहीं की पूर्वी रूस में रूस का जंग वाला सामान इस तरह इकट्ठा हो रहा है जैसा यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन ने बेलारूस और यूक्रेन रूस बॉर्डर पर इकट्ठा किया था। तब उस युद्धाभ्यास का नाम था ज़पाड 2021।
इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ज़पाद 2021 की तरफ पुतिन वोस्तोक 2022 वाला युद्धाभ्यास करके कोई नया प्लान बना रहे हैं। पिछली बार जब वोस्तोक 2018 वॉर एक्सरसाइज हुई थी तब 3 लाख सैनिक इसमें शामिल हुए थे। तब चीन की फौज भी इसमें पहली बार शामिल हुई थी। इस बार भी फौज बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रही है। साइबेरिया के मैदानों में रूस का भारी भरकम असलहा दुश्मनों को रौंदने वाली रणनीति के साथ उतरेगा। इस इलाके में जंग से ज्यादा जंग की टाइमिंग मायने रखती है, क्योंकि रूस का यह इलाका दुनिया का सबसे ठंडा इलाका बन जाता है। जब सर्दियों में यहां तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन यहां अभी होने जा रहा युद्धाभ्यास इतने क्रूर मौसम में नहीं होगा। रूस के अलावा यहां कुछ और देशों की फौज भी होगी और सब मिलकर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोनों तरफ से हमले की प्रैक्टिस होगी, जैसा रूस ने यूक्रेन के पास अपनी सीमा पर किया था और फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया था। सवाल है कि इस बार भी पूर्वी मोर्चे पर अगर इतने बड़े पैमाने पर फौज इकट्ठा होगी तो क्या पुतिन यूक्रेन जैसी ही एक और जंग की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? इसका डर अब जापान और अमेरिका को भी सताने लगा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अमेरिका पहले ही लाचार साबित हुआ है और उसके पास इस वक्त ज़ेलेंस्की की मदद करने के अलावा यूक्रेन में डायरेक्ट दखल देने की हिम्मत तक नहीं है। रूस अब अमेरिका की इसी लाचारी का फायदा उठाना चाहता है और अपने पूर्वी मोर्चे पर फौज इकट्ठा करके वो अमेरिका को भी बताना चाहता है कि रूस जब चाहे जहां चाहे अमेरिका की फौज को निष्क्रिय साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इन सब के बीच वोलोदिमीर का हौसला देखने वाला है। वो चाहे अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा रूस के हाथों गंवा चुके हों, लेकिन अब भी वो अपनी फौज में जोश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की 40,000 फौज जान गंवा चुकी है। ज़ेलेंस्की इस दावे को हर बार और मजबूती से पेश करते हैं ताकि दुनिया इस पर यकीन कर ले। Вже 4 місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації, навіть відцензурованої, про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося і не говорилося в численних інтерв'ю і виступах на політичному і військовому рівнях. Втім, це число вже майже 40 тисяч. 40,000 सैनिकों की मौत का दावा पूरी दुनिया को चौंकाता है, इसलिए अब इस पर यकीन भी कम होता है। स्वतंत्र एजेंसियां भी इस दावे की हवा निकाल चुकी हैं। खुद ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े दोस्त अमेरिका में भी इस दावे को नकारा जा चुका है। CIA के निदेशक विलियम बर्न्स भी कह चुके हैं कि रूस के करीब 15,000 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि इसके तेगुनी संख्या में उसकी फौज घायल हुई है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का दावा रूस के 40,000 सैनिकों की मौत का है, जबकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसे 15,000 बता रही है। ऐसे में सवाल है कि साइबेरिया के मैदान में रूस फिर से हजारों की तादाद में फौज इकट्ठा कैसे करेगा, जब उसके हजारों सैनिकों की मौत यूक्रेन में हो चुकी है। और पश्चिमी मीडिया में बार बार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस किराए के सैनिक तलाश कर रहा है। वोस्तोक 2022 का युद्धाभ्यास 2018 वाले वर्जन जितना बड़ा नहीं भी होगा, जब रूस ने एक जगह पर 3 लाख सैनिक जमा किए थे। लेकिन अगर इसके आधे सैनिकों के साथ भी रूस ने वॉर एक्सरसाइज की तो इसके मायने हैं कि रूस के पास फौज की कमी नहीं है, या फिर यूक्रेन युद्ध को लेकर उस पर ज्यादा दबाव नहीं है। वैसे पुतिन की फौज जब यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा बिजी है, जब पुतिन की फौज साइबेरिया में युद्धाभ्यास करने जा रही है, तब पुतिन ने अपनी फौज को सीरिया में भी उतार दिया है। ये वीडियो सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने भेजा है, जिसमें रूस और सीरिया के कमांडो एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। सीरिया और रूस दोनों के बीच सामरिक साझेदारी है। रूस ने सीरिया को ISIS के आतंकवाद से आजाद कराया, तो अब सीरिया से बशर अल असद के वफादार लड़ाके यूक्रेन युद्ध में भी शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।
यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद ये तीसरी बार है जब रूस और सीरिया की फौज एक साथ जंग लड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। युद्ध शुरू होने से पहले भी दोनों देश एक वॉर ड्रिल कर चुके थे। अब इस एक्सरसाइज में रूस के ट्रेनर सीरिया के पैराट्रूपर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जाहिर है ये आतंकवादियों से लड़ने की नहीं बल्कि किसी बड़े देश की फौज से लड़ने की तैयारी है। इसे बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जुलाई की शुरुआत में ही रूस और सीरिया की एयरफोर्स ने इजराइल के बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास किया था, जिसमें अमेरिका के कान भी खड़े हो गए थे। पुतिन अमेरिका को यह बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा ना समझा जाए। इस युद्धाभ्यास में रूस के फाइटर जेट्स ने सीरिया के लड़ाकू विमानों को न सिर्फ कवर देने की प्रैक्टिस की बल्कि दोनों तरफ के विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की फौज का एक साथ आना नया नहीं, लेकिन इस बार इनके ज्वाइंट ट्रेनिंग की टाइमिंग मायने रखती है। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे में पुतिन का यहां अपनी फौज जल्दी जल्दी भेजना इसके बड़े मायने कहे जा सकते हैं। इस ज्वाइंट ड्रिल में रूस की तरफ से दो तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हुए, पहला सुखोई 24 और दूसरा सुखोई 35, जबकि सीरिया की तरफ से मिग 23 और मिग 29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये सभी रूस में बने जहाज हैं और सीरिया विमानों के अलावा ज्यादातर हथियार रूस के ही इस्तेमाल करता है। पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन से बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर अमेरिका के दोस्त हो। यूक्रेन रूस को पहले से ही झेल रहा है। Знову вдарили по Одеській області. Знову ракетами по звичайних будинках. Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значимих цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали. І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, щоб там не брехало про такі удари. रूस का दावा है कि उसने न सिर्फ अमेरिका से सप्लाई हो रहे हथियारों को निशाना बनाना शुरू किया है, बल्कि यूक्रेन की फौज के साथ लड़ रहे विदेशी लड़ाकों को भी चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। डोनेस्क में रूस अपने स्नाइपर्स के जरिए ऐसी मिलिशिया को टारगेट कर रहा है जो खास ज़ेलेंस्की के लिए यूरोप से भेजे गए हैं, यानी नेटो की वो किराए वाली फोर्स रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन आई है। जमीन से चलिए आसमान की तरफ, क्योंकि यूक्रेन के अलावा साइबेरिया और सीरिया के अलावा अब पुतिन का नया मोर्चा स्पेस है और इसे लेकर पुतिन का नया ऑर्डर अमेरिका के नए डर की वजह बन गया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये ऐसी सैटेलाइट है जिसे रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा मिलकर चलाते हैं। 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत हुई और यहां जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण या कहीं ऐसी जगह जहां भारहीनता महसूस होती है, वहां दुनिया की तमाम बड़ी रिसर्च के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब रूस ने ऐलान किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2024 के बाद खुद को अलग कर लेगा और अब वो अपना खुद का ऐसा स्पेस स्टेशन तैयार करेगा। ये ऐलान पुतिन से मीटिंग के बाद रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के चीफ यूरी बोरिसोव ने किया। Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года принят. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной
यूरी बोरोसोव को पुतिन ने हाल ही में रोस्कोमोस का प्रमुख बनाया है। यानी पुतिन अब स्पेस में भी अपने दुश्मनों पर चढ़ाई करने के लिए रूस को तैयार करने में लगे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो जगह रही है जहां तमाम विवाद के बीच भी अमेरिका और रूस के एस्ट्रोनॉट मिलकर काम करते आए हैं। Understand that we were taken by surprise by the public statement that went out. I'm not aware that discussions on this front have started yet, but would need to refer you to NASA for that. इसलिए अमेरिका की नई सिरदर्दी अब रूस की हिफाजत के साथ अंतरिक्ष भी बनने जा रहा है, क्योंकि वहां रूस के अलग होने के साथ उसके और यूरोप के लिए कई मुश्किलें भी पैदा होंगी। अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक हिस्से को रूस ऑपरेट करता रहा है और 2024 के बाद उसके एस्ट्रोनॉट हटने से ये जिम्मेदारी भी अमेरिका के पास होगी। रूस एक बड़ी स्पेस पावर है और उसका इस प्रोजेक्ट से हटकर अपना नया स्पेस स्टेशन बनाना अमेरिका के लिए एक और बड़े खतरनाक चैलेंज की तरह होगा। दुनिया में अब फिर से स्पेस वॉर शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा, जैसा दुनिया ने 1960 और 1970 के दशक के दौरान कोल्ड वॉर में भी देखा था। तो चलिए बात करते हैं पुतिन ने अमेरिका को क्या टेंशन दे दी है, और साथ में शी जिनपिंग ने भी जो बाइडेन को आजकल बहुत ज्यादा डराया हुआ है। और इस वक्त वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक विश्व युद्ध भड़काने वाली चाइनीज चिंगारी की बात हो रही है। शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि वो किसी भी तरह अमेरिका के संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को रद्द करवा दें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको चाइनीज चिंगारी के 3 बड़े खतरों के बारे में पता चल जाएगा। चीन अमेरिका में खिंची तलवार। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर बवाल। चीन ने अमेरिका को दी सीधी धमकी। बाइडेन का ड्रैगन हंट प्लान। दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां, 2 सुपर पावर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर वार करने को तैयार हैं। फिलहाल तो ये जंग जुबानी जंग तक ही महदूद है, लेकिन कब दोनों देशों के बीच असल जंग शुरू हो जाए इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन और अमेरिका में तलवारें खिंची हुई हैं। चीन ने कड़े लफ्जों में ऐतराज जताते हुए अमेरिका को सीधी धमकी दी है कि चीन की बात को नजरअंदाज कर अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चूंकि चीन को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से ऐतराज है, लिहाजा अमेरिका ने भी उनके दौरे पर किसी भी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पेंटागन के मुताबिक अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो अमेरिकी सेना हिंद प्रशांत महासागर इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ा देगी। हालांकि पेंटागन ने इस बारे में ज्यादा जानकारियां देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के दौरान उनके विमान को सुरक्षा देने में लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, निगरानी उपकरणों और दूसरी सैन्य प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा। पेंटागन का यह भी कहना है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के दौरान उनके प्लेन के आसपास बफर जोन बनाने की जरूरत होगी,
चूंकि हिंद प्रशांत महासागर इलाके में पहले से ही अमेरिकी सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, लिहाजा खतरे का एहसास करते ही वो हरकत में आ जाएंगे। अमेरिका हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा उतार चुका है। अमेरिका के इस कदम से भी चीन की बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिका का 7वां बेड़ा दक्षिण चीन सागर में ऐसे वक्त में दिखा है जब ड्रैगन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। मई 2022 में अपने जापान दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए वो चीन से जंग के लिए भी तैयार हैं। Willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. दरअसल चीन ताइवान पर अपना हक जताता है और ड्रैगन कई बार ये कह चुका है कि वो ताइवान पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका चीन की इस ख्वाहिश के बीच में रोड़ा बना हुआ है। चूंकि अमेरिका और ताइवान के बीच रक्षा करार है कि जंग की सूरत में अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। पिछले कुछ वक्त से अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर एक नहीं बल्कि कई बार भिड़ चुके हैं। ऐसे में अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो चीन के रुख को देखकर लगता है कि वो ताइवान पर हमला भी कर सकता है। 洛西众议长访台将严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向台独分裂势力发出严重错误信号。如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决应对和反制。我们说到。 अगर नैन्सी पेलोसी अगस्त में ताइवान के दौरे पर जाती हैं तो साल 1997 के बाद ये पहली बार अमेरिका के किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का ताइवान दौरा होगा। इसी वजह से चीन अमेरिका से चढ़ा हुआ है और अमेरिका को लगातार गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। पेंटागन के मुताबिक अभी नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर वो ताइवान जाती हैं तो अमेरिकी सेना की ओर से पूरी तैयारी की जाएगी और उन्हें जरूरी सुरक्षा दी जाएगी। दरअसल चीन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के साथ साथ हिंद प्रशांत महासागर इलाके में अमेरिकी नौसेना की 7वीं फ्लीट की मौजूदगी से भी परेशान है। जब से अमेरिका के 7वें बेड़े ने दक्षिण चीन सागर में दस्तक दी है, बस उसी दिन से चीन की बेचैनी भी बढ़ गई है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का नाम सुनते ही दुश्मन की हालत पतली हो जाती है। अमेरिका का 7वां बेड़ा अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। आपको अमेरिकी नौसेना की 7th फ्लीट की ताकत का अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि ये बेड़ा हिंद प्रशांत महासागर में 75 सालों से ज्यादा अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में 150 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा इस बेड़े में 27,000 नौसैनिक तैनात हैं। 7वें बेड़े का कार्य क्षेत्र 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। इसके संचालन क्षेत्र में 36 देश शामिल हैं। इसमें दुनिया की आधी आबादी शामिल है। ये ज्यादातर पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर इलाके में सक्रिय रहता है। आइए अब आपको अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की ताकत से भी रूबरू कराए देते हैं। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन शामिल है। इसके स्ट्राइक ग्रुप में 12 जंगी जहाज और 75 लड़ाकू विमान शामिल हैं। अमेरिका के इस जंगी बेड़े में 10 से 14 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इस जंगी बेड़े के जहाज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, लॉन्ग रेंज टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं।
इसके अलावा अमेरिकी सेना के 7वें बेड़े में 10 से 12 परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। साफ है कि साउथ चाइना सी में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की मौजूदगी चीन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा ड्रैगन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर भी अमेरिका से खफा है। चूंकि अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान को लेकर चीन की आलोचना करती रही हैं, लिहाजा चीन उनके ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका से नाराज है। I think that it's important for us to show support for Taiwan. I also think that none of us has ever said we're for independence when it comes to Taiwan. That's up to Taiwan to decide. हालांकि अमेरिका ने अभी तक चीन की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया है, पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने वाले हैं। I think I'll be talking to President Xi within the next 10 days. पिछले कुछ वक्त से चीन लगातार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक ताइवान का रक्षा तंत्र इतना कमजोर है कि वो चीन की सेना के एक ड्रोन को पकड़ नहीं पाया। दरअसल ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि चीन की सेना के एक टोही TB001 ड्रोन ने ताइवान का पूरा चक्कर लगाया, लेकिन ताइवान के रडार उसके ड्रोन को पकड़ नहीं पाए। फिलहाल साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच होने वाली जंग की चिंगारी सुलगती जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बड़ी जंग की आग में झुलसने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ताइवान पर अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देशों की चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि वो ताइवान के मसले पर